हम और एक यूनिट करेंगे आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, एंड दैट इज गोइंग टू बी यूनिट नंबर 4, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट रिलेटिंग टू एन अनपेड सेलर. तो प्लीज यहां पे आ जाइए, क्योंकि इसके बाद मेरे को एक घंटे का पार्टनरशिप एक्ट का वीडियो भी प्ले करना है, और कल फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 जो बचा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो कर लेंगे. नहीं तो फिर यूनिट नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, वो सब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज ही कंप्लीट करवा लेती हूं, ताकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, सब कुछ आज कंप्लीट हो जाए. संडे यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर, है ना. आ जाइए. और मैंने जो अपना आरटीपी के सेशंस को शुरू किया था, तब मैंने आपको आने वाले 15 दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था. आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, और आपने सिर्फ टाइम टेबल बना के रखा नहीं है, उसको एक्चुअल में फॉलो भी किया है, और उसमें कुछ बफर डेज भी थे, तो वो बफर डेज आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दोज टॉपिक्स विच यू डिड नॉट केटर. ठीक है. एंड मैंने एक 1.5 डेज एग्जामिनेशन के पहले वाली स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी. अगर आप बोलो तो फिर मैं वो वीडियो को यूट्यूब पे अलग से अपलोड कर देती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को वो चीज रिफ्रेश हो जाए. ठीक है, मैं कर ही देती हूँ, कल परसों में मैं करवा देती हूँ. ठीक है. बेस्ट है, बेस्ट है. तो बहुत लोग बोल रहे हैं यस मैम हम उसको फॉलो कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल, एंड आई एम हैप्पी मोर देन दैट दैट गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, जिससे मैं आप लोगों की लाइफ सही डायरेक्शन में मूव कर सकती हूं. बट आई एम हैप्पी फॉर ऑल कि आप लोग सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हो, मेरी बातों को सुनकर आप इन चीजों को फॉलो भी कर रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. अपलोड हो चुका है? रियली? इज इट? मुझसे पूछे बगैर? वाह, 2 घंटे पहले ही अपलोड हो चुका है. क्या बात है, मुझे खुद को नहीं पता. बेस्ट है. ठीक है, चलो, अच्छी बात है. और जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस किया था, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अकाउंट्स के पेपर के बाद अब मैराथन लेक्चर्स तो हमारे सारे हो ही चुके हैं, और डिटेल मैराथन, शॉर्ट मैराथन और न्यू लेक्चर्स, सभी लेक्चर्स की लिंक भी आप लोगों के पास. सो 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सारे तो पॉसिबल नहीं है, बट अराउंड 30 to 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अकाउंट्स पेपर एंड बिफोर लॉ का पेपर, है ना. ठीक है, चलो आ जाइए. यस यस नवीन, आई जस्ट सॉ इट. 2 घंटे पहले किसी ने अपलोड किया. इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल देती हूं, ताकि क्या हो जाएगा, कुछ बच्चों को शॉर्ट्स देखने की आदत है ना, वो लोगों तक भी मैसेज पहुंच जाएगा. 100 बच्चों को भी इससे फर्क पड़ गया तो फिर काफी है. चलो लेट्स कंटिन्यू. यस निकुंज, जो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर योर अकाउंट्स का पेपर, दैट इज ऑन द 20th, है ना. 6 बजे के आसपास हम सेशन ले लेंगे. दैट्स गोइंग टू बी सैटरडे, द नेक्स्ट सैटरडे. हो नजदीक कितनी आ रही है एग्जामिनेशन की डेट्स, लिटरली यार अभी गूज़बम्स आ रहे हैं. इतने दिन से हम लोग साथ में हैं, 10-12 दिन से, बट अभी ऐसा मुझे लग रहा है हाँ अभी अगले हफ्ते अभी एग्जामिनेशन है, और अगला ही सैटरडे इज गोइंग टू बी लॉ का पेपर. ऐसा लग रहा है मेरा ही पेपर है. चलो आ जाइए. मैं यूनिट नंबर 4 पे हूं, उसके बाद हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस तो ऐसी सेक्शंस है, जनरल सेक्शंस. अनपेड सेलर पे आ जाइए. कम ऑन गाइस,
हु इज एन अनपेड सेलर? अनपेड सेलर का भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी आरटीपी में सवाल आया है। 6:30 करूंगी तो बेटा बहुत लेट तक जाएगा। 6 बजे यूट्यूब पे लाइव हूं ना मैं, तो फिर अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो आप यूट्यूब पे तो देख ही सकते हो मेरा लेक्चर, और बाद में भी वो अपलोडेड रहेगा, सो डोंट वरी, आ जाइए। और अगर आपको जेन्युइनली ये सेशंस अच्छे लगे, प्लीज डू रेकमेंड अबाउट मी टू योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स। दैट कुड बी द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड एवर गेट। और मैं उनका भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी, जैसे मैंने आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट आई गिव यू मोर देन आई हैड प्रॉमिस्ड टू गिव यू, वैसे ही उन लोगों के लिए भी ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी दिस +1। सो दैट्स माई पक्का गारंटी, प्रॉमिस। चलो इतना बस कर लेना, दुआओं में याद रखना, ठीक है। चलो आ जाइए। Who is an unpaid seller? Unpaid seller एक ऐसा सेलर है जिसको पूरा प्राइस फॉर द गुड्स दैट ही हैज सोल्ड नहीं मिला है। पार्ट पेमेंट मिला है, पार्ट नहीं मिला है, या तो पूरा का पूरा पेमेंट नहीं मिला है, या तो फिर उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, प्रॉमिसरी नोट मिला है, चेक मिला है, बट वो हो चुका है डिसऑनर। ऐसे सेलर को कहते हैं एज एन अनपेड सेलर। यही अनपेड सेलर को राइट्स मिलते हैं, कुछ राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड कुछ राइट्स अगेंस्ट द बायर। अब 3 राइट्स उसको मिलते हैं अगेंस्ट द गुड्स। व्हाट आर दीज 3 राइट्स? 1, राइट ऑफ लीन, second is the right of stoppage in transit, and the third right is the right of रीसेल। इन्हीं 3 राइट्स के बारे में हम डिटेल में अब करने वाले हैं चर्चा। इसके अलावा भी अनपेड सेलर को कुछ राइट्स मिलते हैं अगेंस्ट द बायर, जो इन्हीं 3 पॉइंट्स के बाद हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। पहला राइट इज द राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, लीन में आप क्या करो? गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास रिटेन करके रख रहे हो। कब तक रिटेन करके रख रहे हो? जब तक ये गुड्स का प्राइस जो है आपको एक्चुअली नहीं दिया जाता, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। कौन है ये? कार्तिक, वेरी गुड। जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रेम मीन्स राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। जो ये 3 राइट्स है, राइट्स ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। एंड जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द अदर पर्सन, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द अदर पर्सन इज नोबडी बट द बायर। हाँ, क्योंकि हर सेल के कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही लोग होते हैं, सेलर एंड बायर। तो सुनो ना मेरी बात, लीन में आप क्या करो? लीन में आप गुड्स के फिजिकल पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख रहे हो। कब तक रिटेन करके रखोगे आप? तब तक रिटेन करोगे जब तक आपको आपके गुड्स का प्राइस नहीं मिलता। तो आपने गुड्स को बेच तो दिया है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी तक गुड्स का पेमेंट नहीं मिला है। बट फॉर्चुनेटली गुड्स का पोजेशन अभी भी आपके पास ही है। तो अब आप कहोगे टू द बायर, हे बायर, जब तक मेरे को गुड्स का प्राइस नहीं मिलता तब तक मैं भी आपको आपके गुड्स जो है वो नहीं बेचूंगा। इसी को कहते हैं एज द राइट ऑफ लीन। अब देखो, राइट ऑफ लीन कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है 3 केसेस में। इसके ऊपर आरटीपी में सवाल आया था। 1, आपने गुड्स को कैश में बेचा है, मतलब कैश सेल्स, और कैश नहीं मिला। क्रेडिट सेल्स हुआ है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है और अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है। या तो थर्ड केस, बायर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप लीन के राइट को कर सकते हो एक्सरसाइज। यस सुनो गाइस, यस। अगर आपने गुड्स की पार्ट डिलीवरी की है तो अब जो गुड्स की पार्ट डिलीवरी हो चुकी है वो गुड्स पे तो लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, बट बाकी का जो पार्ट है उस पे लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। ओके, लीन कब टर्मिनेट होता है? 1, आपने गुड्स की डिलीवरी कैरियर को दे दी है, या ऐसे कोई बेली को दे दी है जो किसका बंदा है? बायर का बंदा है। या तो फिर बायर ने खुद ने गुड्स का पोजेशन लीगली ऑब्टेन कर लिया है।
या तो फिर सेलर ने खुद ने ही लीन के राइट को कर दिया है वेव ऑफ, या तो फिर समटाइम्स बाय एस्टॉपेल सेलर जो है ऐसे बिहेव करता है, ऐसी हरकतें करता है, उसका कंडक्ट ये बताता है कि थर्ड पार्टी बिलीव करता है कि लीन एग्जिस्ट नहीं करता है, तब लीन का राइट होता है टर्मिनेट। ये सुनो गाइस, अब देखो लीन के साथ साथ आप अगर चाहो सेपरेटली केस फाइल कर सकते हो फॉर रिकवरिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। जस्ट बिकॉज आपने केस फाइल किया है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसके साथ साथ आप लीन भी एक्सरसाइज कर ही सकते हो। ओके, सो दैट वाज अबाउट द राइट ऑफ लीन। वेरी गुड कार्तिक, दिव्यानी, शर्वनी, नवीन, शशांक, वेरी गुड। हर्ष, नेक्स्ट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नाम में लिखा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट तो पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानो इन ट्रांजिट कब होते हैं गुड्स, क्योंकि ये राइट तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब गुड्स आर इन ट्रांजिट। इफ द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट आपको ये राइट नहीं मिलता है। तो देखो कब से शुरू होता है आपका ट्रांजिट का प्रोसेस और कब एंड होता है आपका ट्रांजिट का प्रोसेस। सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, जब से हमारे इस सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया है कैरियर को, तब से हमारा ट्रांजिट होता है शुरू। बट just before the goods are delivered to the buyer हमारा ट्रांजिट इन प्रोसेस होता है। जैसे ही आपने गुड्स को बायर को डिलीवर कर दिया तो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो अगर गुड्स ट्रांजिट के प्रोसेस में है तो ऐसे केस में आप इस्तेमाल कर सकते हो द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, अब ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ये एक्सरसाइज तभी किया जा सकता है, वन when the goods are in transit and two the buyer has become insolvent। लीन में इंसॉल्वेंट रहा तो भी लीन एक्सरसाइज हो सकता है, इंसॉल्वेंट नहीं है मतलब सॉल्वेंट है तो भी लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। बट ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है when the buyer has been declared as insolvent, otherwise this right cannot be exercised। okay, next, come on guys। ट्रांजिट खत्म कब होता है? बायर ने डिलीवरी ऑब्टेन कर ली है, इनफैक्ट बायर ने डिलीवरी ऑब्टेन कर दी इवन बिफोर द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन समवेयर इन बिटवीन, या तो फिर कोई दूसरे कैरियर ने ऐसा एक्नॉलेज कर दिया दैट नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तब ऐसे केस में आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट में अगर गुड्स है ही नहीं इस राइट को एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। पार्ट डिलीवरी अगर हो चुकी है और रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल इन ट्रांजिट, जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसके ऊपर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, हाँ या ना। और ऑफ कोर्स री डिलीवरी के अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं सेलर को ही बोन करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले सेलर ने कहा था कि गुड्स को मुझसे बायर के पास भिजवा दे। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं बायर के पास गुड्स को मत भिजवा, वापस से गुड्स को मेरे पास लेके आ जाओ, हमारे ट्रांसपोर्ट पर्सन को तो ज्यादा खर्चा लग रहा है ना। तब ऐसे केस में ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा जो कैरियर है वो रिकवर करेगा फ्रॉम द सेलर। ओके, और हमारा तीसरा राइट है राइट ऑफ रीसेल। बट उसके पहले इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सुनो ना मेरी बात, हमारा जो राइट ऑफ लीन है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज एसेंटेड टू इट। तो कल जाके अगर हमारा बायर गुड्स को प्लेज भी कर रहा है या गुड्स का सबसेल भी कर रहा है,
तो भी हमारा अनपेड सेलर जो है वो लीन का राइट या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल सेलर तो हमारा ये वाला अनपेड सेलर है। जब तक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है, आगे वाले बंदे को कैसे राइट्स मिल सकते हैं? इसलिए हमने कहा कल जाके बायर सबसेल भी करता है, प्लेज भी करता है, हमारा ओरिजिनल अनपेड सेलर के पास अभी भी लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट रहेगा। बट अगर अनपेड सेलर ने सब सेल या तो फिर प्लेज को कंसेंट दिया है, तो ऐसे केस में अनफॉर्चुनेटली अनपेड सेलर विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, यस। The third right that the unpaid seller has against the goods is a right of resale. In fact, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट्स है। इसके बगैर हमारा लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो अधूरा है, क्योंकि ये राइट क्या कहता है, अगर आपको गुड्स का पेमेंट नहीं मिला है और आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो ऐसे केस में आप तो बिगर बायर को नोटिस दिए गुड्स को बेच सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल कहता है आपको एक आखिरी बार बायर को चिट्ठी देनी होगी कि ये बायर देख, तेको पिछले महीने के 30 तारीख तक पेमेंट देना था, अब अगला महीने का 15 तारीख भी आ चुका है, फिर भी आपने पेमेंट नहीं दिया। चलो हम मान के चलते आपसे गलती से मिस्टेक हुआ, और 5 दिन ले ले भाई, आने वाले 5 दिनों में पेमेंट कर ले। अगर तूने पेमेंट कर दिया तो फिर तो क्या बात है, बट अगर तू पेमेंट नहीं करता तो ऐसे केस में हम गुड्स को बेचते हैं, फिर तू हमारे पास रोते धोते मत आना। तो ऐसा राइट होता है हमारे इस सेलर के पास, राइट ऑफ रीसेल। नोटिस देके अगर आपने गुड्स को बेचा है, क्योंकि नोटिस पीरियड में भी पेमेंट नहीं मिला है, जो भी सरप्लस है आप अपने पास रख सकते हैं, डेफिसिट आप मांग सकते हो, बट नोटिस दिए बिगर अगर आप बेचते हो तो सरप्लस लौटाना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली आप डेफिसिट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते हैं। और पेरिशेबल गुड्स में तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही गुड्स को रीसेल कर दिया तो भी चलेगा। सो दीज वर द राइट्स दैट द अनपेड सेलर हैड अगेंस्ट द गुड्स। आपकी टेक्स्ट बुक में एक डिफरेंस होगा, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। टेक्स्ट बुक में एक मिनट, ये डिफरेंशिएशन भी काफी क्लियर डिफरेंशिएशन है। एक ही मिनट, ये तो लीन है, लीन है, लीन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बट आप लोग ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में डिफरेंस मत लिखना। आप लोग जानते हो अगर डिफरेंस लिखना भी है, यू आर सपोज टू राइट इट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, ये पांचों भी डिफरेंसेस के पॉइंट प्लीज रीड कर देना। लीन जहां खत्म होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। लीन में आप गुड्स को रीटेन कर रहे हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में आप गुड्स को रीगेन कर रहे हो। यहां पे चाहे सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट
So are you all done with the reading part? Did you all read all the 5 points? I'm assuming that you all are done with the reading of all the 5 points. Let's move ahead. Come on, guys. Let's check it out. चाहे solvent है, insolvent. Lag हो रहा है. अरे 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 अरे. आपने रीड किया भी या नहीं फिर? चलो. तो जैसे अनपेड सेलर के पास कुछ राइट्स है अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द गुड्स, वैसे ही कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट द बायर. क्या क्या राइट्स है? पहली बात तो आप बायर के अगेंस्ट केस फाइल करके प्राइस रिकवर कर सकते हो. सिर्फ प्राइस क्यों, आप डैमेजेस भी डिमांड कर सकते हो. अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच था तब भी आप इमीडिएट बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. और अगर देयर वाज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, सिर्फ गुड्स का प्राइस नहीं बट प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ऐसे केस में यू विल बी एबल टू रिकवर बोथ द प्राइस and the interest for the delayed payment. So these were the 4 rights that the unpaid seller has against the buyer just in personam. बट हर बार ये बोलना सही नहीं है बायर ही वहियाद है, बायर ने ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया. ऐसा भी तो हो सकता है ना, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को किया है ब्रीच, तो क्या बायर के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए अगेंस्ट द सेलर? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. कौन से राइट्स? 1, व्हेन आर seller fails to deliver the goods at the time that he had promised, तो ऐसे केस में सबसे पहली बात तो हमारा buyer can file a case against the seller and he can claim the damages for the non-delivery of the goods. कभी कभार damages is not an adequate remedy. जैसे कि अगर कोई antique goods है, we don't want damages, we want those goods only, तब आप केस फाइल कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ड्यू डेट के पहले ही सेलर गुड्स को डिलीवर करने से मना करता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो रेप्यूडिएट. मतलब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को अगर किया है रेप्यूडिएट, आप एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच ट्रीट करके इमीडिएट बेसिस पे डैमेजेस को कर सकते हो क्लेम. और यहां पे आप जानते हो डैमेजेस मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं, अगर आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताया है तो ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ साथ आप स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो. Auction sale. Ma'am, doubt relating to performance. If somebody is trying to give performance, but जब आप try करते हो performance देने का मतलब attempted performance, make it sure reasonable time है, reasonable place है, ठीक है? But we are delaying it. What will happen? अगर आप delay कर रहे हो तो वो other party can resign the contract. In fact, other party can sue you फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, और वो डैमेजेस डिमांड कर सकती है और आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा अगेंस्ट द अदर पार्टी. ओके रौनक? यस छवि. मैम, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इज नॉट असर्टेन एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड, then the seller can demand the goods back or easy life. अरे कल ही तो कराया था दिव्या, अगर सेल हो चुका है तो आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, बट अगर सेल नहीं हुआ है आप गुड्स को वापस डिमांड बैक कर सकते हो, ठीक है? ऑक्शन सेल तो कभी कभार गुड्स की नीलामी होती है जहां पे आप गुड्स को बेच रहे हो बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली, और जो हाईएस्ट बिडर रहता है उसी को गुड्स बेचे जाते हैं ईदर बाय रिपीटिंग द प्राइस 3 times और बाय द स्ट्राइक ऑफ हैमर. दिस सेल इज नोन एज एन ऑक्शन सेल. यही गुड्स जो होते हैं जब ऑक्शन में किए जाते हैं, दीज गुड्स आर यूजुअली सोल्ड इन लॉट्स.
Okay, or just like any other sale, auction sale is also a sale of goods which is completed by the strike of hammer. अगर सेलर चाहे एक रिजर्व प्राइस मेंटेन कर सकता है, अगर मतलब बेस प्राइस डिसाइड कर सकता है, बाद में अगर पता चला कि यहां पे क्या हुआ था, प्रिटेंडेड बिडिंग हुई थी, तो ऐसे केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है रेप्यूडिएट. ओके, सो दैट वाज अबाउट ऑक्शन सेल. और यहां पे अगर आपका टैक्स का रेट कम ज्यादा होता है, ड्यूटी का रेट कम ज्यादा होता है, तो परफॉर्मेंस के वक्त जो टैक्स या ड्यूटी का रेट रहेगा वही आपको देना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो अब थोड़ी से कुछ टॉपिक्स है जो यूनिट नंबर 3 के मैं करवाना चाहती हूं आप लोगों को. पहली बात तो ये वाला टॉपिक, आप लोग जानते हो गुड्स की डिलीवरी और गुड्स का ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं. हो सकता है आपको गुड्स डिलीवर हो चुके हैं बट यू आर स्टिल नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स. इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड कि आप गुड्स के ओनर हो बट अभी तक आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं मिली है. सो बेसिकली यहां पे होता क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन गुड्स का ओनर है. क्यों ये बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन गुड्स का ओनर है? क्योंकि जो गुड्स का ओनर होता है वही इन गुड्स का रिस्क जो है वो बेयर करता है. तो कल जाके अगर गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गया, तो आप सबसे पहले ये पूछोगे कि ओनर कौन है गुड्स का, और उसी के हिसाब से वो बंदा उन गुड्स का लॉस जो है वो करेगा बेयर. सबसे पहले तो अगर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, goods are specific goods and the goods are in a deliverable state, so property in the goods is going to pass to the buyer when the contract is made. जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला, बूम बूम ब्लास्ट, माना जाएगा ओनरशिप सेलर से बायर की हो चुकी है. अब फर्क नहीं पड़ता पेमेंट आज दे रहे हो या 10 दिन बाद, डिलीवरी आज दे रहे हो या 10 दिन बाद, जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला माना जाएगा ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है. नेक्स्ट, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है बट दे आर टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट. ऐसे केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज नॉट गोइंग टू पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज बीन गिवन द नोटिस देयर ऑफ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 1 kg चावल चाहिए, जब तक 1 kg चावल को निकाला नहीं जाएगा, पैक नहीं किया जाएगा, डिलीवरी स्टेट में लाया नहीं जाएगा, तब तक ये गुड्स को हम नहीं बेच सकते, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती. ये सब कुछ होगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा, बायर को इस बारे में इंफॉर्म किया जाएगा, तब ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है. और थर्ड केस, गुड स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है. जैसे कि आपने गोल्ड ब्रेसलेट लिया है, सब कुछ सही है, सेट है, बट प्राइस असर्टेन नहीं है. ऐसी गुड्स की ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब आपने प्राइस असर्टेन किया है और आपने बायर को इस बारे में नोटिस दिया, उसी के बाद ओनरशिप हमारे बायर को होती है ट्रांसफर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. तो इसके 3 पॉइंटर्स है, आप जानते हो. जब गुड्स बायर को डिलीवर किए जाते हैं ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? 1, हमारे बायर ने एक्सेप्टेंस दिया है, सिग्निफाई किया है अपना एक्सेप्टेंस, तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं है. बायर खुद कह रहा है आई वांट टू कीप द गुड्स विथ माई सेल्फ, नाउ आई एम द बायर. सेकेंड, आपने कुछ समय के लिए गुड्स की डिलीवरी बायर को दी थी. उस समय के अंदर उसको डिसाइड करना था वेदर ही वांट्स टू कीप द गुड्स
and if he does not want to keep the goods, he should have returned it. But उसने गुड्स को रिटर्न नहीं किया है और गुड्स को अपने पास रिटेन किया है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, तब माना जाएगा उसने ओनरशिप को कर लिया है एक्सेप्ट. जैसे कि एक हफ्ते के लिए आपने गिटार लिया था, महीना हो गया गिटार अपने पास ही रखा हुआ है, तो माना जाएगा आपने ओनरशिप को कर लिया है एक्सेप्ट. और तीसरा पॉइंट, आपने ऐसी कुछ हरकत की है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. जैसे कि आपने गुड्स को प्लेज किया या रीसेल किया, तब भी माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि आपने गुड्स की ओनरशिप को किया है एक्सेप्ट. सो दिस इज गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. कभी कभार गुड्स को डिलीवर किया जाता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस. इसमें अब यह जानना, जब तक आपको कैश नहीं मिलता तब तक ओनर सेलर ही रहता है. जैसे ही कैश दिया जाता है उसी मोमेंट पे ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. तो अगर इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड सवाल आता है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव द आंसर. ठीक है. और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 26, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी. तो आप लोग जनरल रूल जानते हो, जब तक सेल नहीं हुआ है तब तक गुड्स का ओनर सेलर ही है. कल जाके कुछ भी नुकसान गुड्स को होता है सेलर जिम्मेदार रहेगा. बट जैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है, उसके बाद द रिस्क इन द गुड्स इज गोइंग टू लाई विद द बायर. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 26. अब इसके ऊपर भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल रूल, जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स को बेच सकता है. मतलब अगर मैं इस फोन की ओनर हूं, क्या मैं ही इस फोन को बेच सकती हूं? आप मेरे बिहाफ पे इस फोन को नहीं बेच सकते. बट देखो, वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. यस, नीमो दैट कॉट नॉन हैबिट. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम ओनर नहीं है, फिर भी हम गुड्स को बेच सकते हैं. जैसे कि अ सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, इसके ऊपर आ सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आप लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को जानते हो. सेलर है, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल है, एजेंट है, एंड नाउ द एजेंट इज डूइंग एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. एजेंट वो गुड्स बेच रहा है जिसका वो ओनर है भी नहीं. ओनर तो असलियत में कौन है? हमारा प्रिंसिपल. बट फिर भी ये सेल वैलिड सेल होगा. क्यों वैलिड सेल होगा? क्योंकि यहां पर हमारे एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन आया है विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और वो ऑर्डिनरीली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन गुड्स को बेच रहा है, एंड बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ एट द टाइम ऑफ सेल. तो ऐसे केस में सेल डन बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स. तो बहुत बार प्रॉपर्टी एक पर्सन नहीं बट एक से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी को ओन करते हैं. सो इफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स is having the possession of the goods, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी by that one of the joint owner. If the buyer is purchasing the goods in good faith, this sale is going to be a valid sale. कंप्लीट ओनर नहीं है वो गुड्स का, वो तो सिर्फ वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स है, बट फिर भी द सेल इज अ वैलिड सेल अगर उसके पास गुड्स का पोजेशन है बाय द परमिशन ऑफ द रिमेनिंग को ओनर्स. नेक्स्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल तब होता है जब आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है, बट कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. अग्रीव पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के पहले आपने गुड्स को बेच दिया. दिस सेल इज अ वैलिड सेल. फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे के रिवर्स है. Sale by one who has already sold the goods but continues the possession thereof.
सेलर ने गुड्स को बेच तो दिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, बट सेलर के पास अभी भी गुड्स का पोजेशन है, सेलर गुड्स को बेच सकता है. ओके और बायर ने अगर गुड्स को खरीदा इन गुड फेथ तो ये सेल इज अ वैलिड सेल. नेक्स्ट पॉइंट रिवर्स है. बायर के पास गुड्स का पोजेशन है बट प्रॉपर्टी इन द गुड्स अभी तक उसको ट्रांसफर नहीं हुई है, बट ये बायर भी जो है गुड्स को सेल कर सकता है. इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल आप लोग जानते हो, वे ओनर इज एस्टॉप बाय द कंडक्ट from denying seller's authority to sell, the transferee will get a true title, a good title as against the true owner. And sale by an unpaid seller, अभी हमने थर्ड राइट देखी थी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल अंडर अदर एक्ट्स. तो बहुत सारी एक्ट्स होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है जहां पे पौनी गुड्स को बेच सकता है, हमारा फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स है जो एक्सेप्शनल केसेस में गुड्स को बेच सकता है, साथ साथ में लिक्विडेटर जो होता है वो भी गुड्स को बेच सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. तो ऐसे करके हमारा सारा रिवीजन जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी हो जाता है कंप्लीट. लेट्स डू द एलएलपी एक्ट नाउ. कम ऑन गाइस. एलएलपी तो अगर हम कंपनीज और पार्टनरशिप को कंपेयर करें, एलएलपी इज रिलेटिवली न्यूअर वर्जन ऑफ अ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट परफेक्ट ब्लेंड है दो टाइप के एंटिटीज का, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप. इस एलएलपी ने दोनों भी एंटिटीज के अच्छी अच्छी बातें ले ली है. एलएलपी की जैसे लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंपनी की जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, और हमने पार्टनरशिप की खूबी ये ले ली है कि हमने पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर को कर सकते हैं गवर्न. सो बेसिकली एलएलपी इज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, अ कंपनी एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म. अब एलएलपी को चलाने के लिए आपको पार्टनर्स लगेंगे, अरे लगेगा या नहीं लगेगा. तो अब अच्छा पहले उसके पहले हम लोग फीचर्स कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा. फीचर्स के बाद फिर हम वो सेक्शन 6, 7, 5 पे जाते हैं. लाइक अ कंपनी एंड एलएलपी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि एलएलपी को बनाया जाता है थ्रू अ लीगल प्रोसेस. ओके तो कानून इसको बनाता है और कानून ही इसको मिटा सकता है, और क्योंकि सिर्फ कानून इसको बना सकता है और कानून इसको मिटा सकता है, इसका होता है अपना परपेचुअल सक्सेशन. पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक एलएलपी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है. इट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी. एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, एलएलपी अलग, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग. और यही एलएलपी जो होती है, इसी एलएलपी में पार्टनर्स बिजनेस को करते हैं रन, और इतने सारे पार्टनर्स में से हम कुछ पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर. एलएलपी कैसी एंटिटी है, आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल. क्या वो काल्पनिक है, इमेजिनरी, फिक्टिशियस? नहीं. तो वो एग्जिस्ट करती है बट इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. पार्टनर्स आपस में बिजनेस कैसे गवर्न करना चाहते हैं उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं, एलएलपी अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख सकते हैं. एंड दे आर फ्री टू मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट दे विश टू. फोन यूज कर रहे हो आप? मेरे को लगा ऐसे. ठीक है, अगर एलएलपी चाहे उसका हो सकता है अपना कॉमन सील, बट आज के जमाने में कॉमन सील इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल. अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, कॉमन सील नहीं भी है तो भी क्या ही बात है. दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी के बिहाफ पे उस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं साइन. क्योंकि देखो, आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, आपने देखा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वी रिक्वायर 2 पर्सन्स,
One person cannot enter into a contract with himself. You require two persons, but these two persons can either be natural persons or they can be artificial persons. तो LLP is an artificial person. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसको रोकता नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. ठीक है. एलएलपी को गवर्न करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, बट देर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. आपको जितने भी पार्टनर्स एलएलपी में इंट्रोड्यूस करने हैं, आप उतने पार्टनर्स एलएलपी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बट हाँ, इतने सारे पार्टनर्स में से सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं होते. डेजिग्नेटेड पार्टनर वो लोग होते हैं जो एलएलपी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड होते हैं. इनफैक्ट एलएलपी से रिलेटेड सारा लीगल कंप्लायंस, सारा रिटर्न्स का फाइलिंग, सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो जिम्मेदारी होती है, जो व्यक्ति पे होती है, वो व्यक्ति होता है एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर. और आप लोगों के कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी होना जरूरी है. एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस. सो बेसिकली प्रॉफिट कमाना इंटेंशन होना जरूरी है. बिजनेस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विस, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है 4-5 सीए लोग मिलकर एलएलपी क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, बट इवेंचुअली ये सर्विस देख के आपका इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए. देयर कैन बी नो एलएलपी क्रिएटेड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटेंशन. ओके, तो प्रॉफिट इनका इंटेंशन होना जरूरी है. एलएलपी जो है, ओके, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है. 2 एलएलपी एक दूसरे से मर्ज भी हो सकती है. और अगर कोई एलएलपी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, देन इट विल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन LLP. So these were some of the features of an LLP. Sections देखो, सबसे पहली बात तो पार्टनर. Who is eligible to be a partner in an LLP? एक मिनट, मेरे पास ना इसका एक अच्छा सा PPT है, रुक जाइए. और आप लोगों ने LLP एक्ट की समरी भी बनाई थी क्या क्लास में? लेक्चर्स में, रेगुलर बैच के लेक्चर्स में मैंने क्लास में करवाई थी, समरी दी थी. फाउंडेशन एलएलपी एक्ट. ये देखो, ये रहा. आ जाइए, कम ऑन गाइस. नहीं, एक मिनट. अभी देखिए जरा, देखो आ गया. ओके, हु कैन बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी? एलएलपी एक्ट कहता है एनीवन हु इज एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं. इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स आर अलाउड टू बिकम पार्टनर इन एन एलएलपी. अब इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? पहली बात तो इंडिविजुअल कैन नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड. तो आपका माइंड साउंड होना जरूरी है, तभी आप एलएलपी में पार्टनर बन सकते हो. यू कैन नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट एंड यू शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी. अगर आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है या आप एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो आप, या आपका माइंड अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड, बट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. कल जाके मैं कहती हूँ अरे तू तो बावला है रे, पागल है तू. मेरे कहने से कि तू बावला है, तू पागल है, तू पागल नहीं हो जाता. ठीक है, तू अभी भी पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल है. यू शुड बी डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय द कोर्ट.
कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्स, यस. तो यू कैन नॉट बी अनसाउंड माइंड, यू कैन नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंड यू कैन नॉट इफ यू हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी तब भी आप एलिजिबल नहीं हो पार्टनर बनने के लिए. समझ रहा है? अब इंडिविजुअल तो पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है. हाँ, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है और पार्टनर बन सकता है. तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन इंक्लूडेड है और बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन एक्सक्लूडेड है? बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी. बट 2 कैटेगरी के लोग एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब ये लोग एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते. एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा है कॉर्पोरेट सोल. चलो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, वैसे ये इंटर का सवाल है बट मेरे को आपको पूछना है. कैन एन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिकम अ पार्टनर इन एन LLP? अभी जस्ट ये सेक्शन मैंने कराया है. बच्चे बच्चे लैग हो रहा है. ओह, अटक गया है क्या स्क्रीन? हेलो, सब लोग लैग बोल रहे हैं. 1 मिनिट. व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. मेरी साइड से लैग नहीं हो रहा है रे? व्यक्ति को कॉल किया है. यस मैम, स्टिल लैग. देखो पूजा मैम और मेरा फोटो. उधर नहीं दिख रहा होगा. दिख रही. नाउ क्लियर? अभी भी कुछ बच्चे लैग का ही सिंबल भेज रहे. HUF में बच्चा जन्म लेते से ही उसका को पार्टनर हो जाता है. बट मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर जैसे इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP पार्टनर बन सकती है. क्यों पार्टनर बन सकती है? ऐसे मत जवाब दो यार, कुछ अच्छे रीजनेबल जवाब दो. लॉ ऐसा ही है, ऐसा जवाब नहीं दे सकते हो तुम. क्यों नहीं बन सकते? आपको क्या लगता है, HUF पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है. आप लोगों ने वो सवाल सुना था या नहीं सुना था? लैग मतलब जब मैंने सवाल दिया था तब लैग हो रहा था या आपने सुना और फिर लैग हुआ? मैंने क्या सवाल पूछा? देखो आप सुन लो, मैं वापस से बोल देती हूँ, ठीक है? मैं वापस से पूछती हूँ. हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे पार्टनर ये वर्ड की, कि इस बेंच को हटा ही देना इतना तरह से. तो अब जगह बना ले, इधर लगा दे बेंच, तो इधर से तो आ ही सकता ना. इधर तुम लोगों को, हम लोगों को एक ही बार आना पड़ता है, तुम लोग 10 बार आते जाते हो एक लेक्चर में. तो वैसे सोचो ना. इज इट ओके नाउ? मैं चैट में डाल रही हूं उनको. इज इट ओके नाउ? हाँ. तो मेरा सवाल ऐसा था कि कौन पार्टनर बन सकता है, तो इसलिए हमने सेक्शन 5 देखा. पार्टनर कौन बन सकता है? एक इंडिविजुअल या तो बॉडी कॉर्पोरेट. बट अगर आप इंडिविजुअल हो, यू शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, यू शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, एंड यू शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी. और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है. उसके लिए फिर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताई. बॉडी कॉर्पोरेट में 4 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है. इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP, ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट है. और क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या हो सकते हैं? पार्टनर हो सकते हैं LLP में. और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉर्पोरेट सोल
एक्सक्लूडेड है, तो वो लोग पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी में। उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा था आप लोगों को, आप लोग बताओ कि एचयूएफ जो है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? उसके बाद लैग होना शुरू हुआ। तो बताओ आप लोग मुझे, क्या एक एचयूएफ एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? अभी भी लैग हो रहा है। ये एग्जाम्पल बनोती है। डबल साउंड इज कमिंग। पता नहीं, मेरे साइड से तो। अमर क्लास में आना यार तुरंत। रिपीट हो रहा है, डबल वॉइस आ रही है। डबल वॉइस आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं। तो गया और तुरंत चालू हो गया ग्लिच। क्लिप डबल हो रही है, आवाज डबल हो रही है, पता नहीं। वीडियो रिपीट हो रहा है। 5 मिनट रुक जाना यार। वॉइस इज क्लियर बट वीडियो डबल आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या बोल रहे पता नहीं मुझे। यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ये लोग क्या मस्ती कर रहे हैं या क्या? इतने बच्चे मस्ती थोड़े ना करेंगे, बट ठीक है, अब सही है। वीडियो डबल बोल रहे बच्चे, अब क्लियर है, बट ठीक है। इज इट ओके नाउ? नहीं मैम, मस्ती नहीं कर रहे, सच में ऐसा हो रहा था। वॉइस तो क्लियर थी आपकी बट वीडियो डबल आ रहा था। जाने दो मैम, छोड़ दो, ठीक है छोड़ दिया। चलो, तो मेरे सवाल का जवाब, आई डोंट नो अभी आपने दूसरी बार भी सवाल सुना है या नहीं, बट मैं अभी आप बता देती हूँ, कंक्लूड ही कर देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, एक एचयूएफ जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अन एलएलपी। क्यों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनर नहीं बन सकता है? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 5। अगला सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 6, वो बात कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। बताओ, कोई भी एलएलपी को शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? बोलो ना। कोई भी एलएलपी क्रिएट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2 पार्टनर्स। और मैक्सिमम कितने हैं? देयर इज नो लिमिट। और कभी अगर ऐसा हुआ आपकी एलएलपी की जिंदगी में, अगर 2 से कम पार्टनर्स हो गए, 2 से कम पार्टनर्स हो गए, एंड द एलएलपी कंटिन्यूज टू रन फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ऐसे कैसे 6 महीनों के बाद जो भी ये बंदा बचा हुआ है, ये पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द एलएलपी। ये चीज मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल के साथ। वो भी ये देखो, ये वो एग्जाम्पल था जो मैंने क्लास में आपको बताया था। अगर कोई भी एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स इट रिड्यूसेस बिलो 2 एंड द एलएलपी कंटिन्यूज टू रन इट्स बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो भी लाइबिलिटी इनकर हुई है, वो लाइबिलिटी के लिए दिस रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पार्टनर इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 6। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 7, जो बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। हर एलएलपी का होना चाहिए अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर।
ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, अच्छा कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना जरूरी है। उससे ज्यादा अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करना चाहते हो तो आप अपॉइंट कर सकते हो, बट जब आप डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करते हो, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंपल्सरी इंडिविजुअल्स होना जरूरी है। देखो पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब आप अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप खुद ही कठपुतली हो, आप कैसे एलएलपी को गवर्न करोगे और मैनेज करोगे? इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए हमने स्पेसिफिकली कहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स है। वी डोंट वांट बॉडी कॉर्पोरेट्स टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। हो सकता है आपके एलएलपी में 10 पार्टनर्स हैं, 5 इंडिविजुअल है और 5 बॉडी कॉर्पोरेट है, बट मुझे बता कौन लोग एलिजिबल रहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए? यस, ये 5 इंडिविजुअल में से आपको कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। वेरी गुड। और उसमें भी हम चाहते हैं उसमें से एक बंदा शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में आप नहीं रहते हो, आप एलएलपी का बिजनेस कैसे मैनेज करोगे? आप बोलोगे मैं तो इंडिया में नहीं था, मैं दुबई में था, मैं मिलान में था, मैं अमेरिका में था, मैं लंदन में था। अरे भाई, यहाँ पे फाइलिंग का, लीगल कंप्लायंस का, सबका प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपके हाथों में दिया है और आप इंडिया छोड़ छोड़ के घूम रहे हो दुनिया। इसलिए हमने कहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स होने चाहिए और उसमें से कम एक इंडिविजुअल शुड बी सच दैट ही शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। हाँ या ना? चलो, बट अगर ऐसा हो गया मेरे सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, हो सकता है, क्योंकि पार्टनर तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, बॉडी कॉर्पोरेट भी। मेरे सारे पार्टनर्स क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। या तो सारे पार्टनर्स एक छोड़ के बॉडी कॉर्पोरेट है, तो चाह कर भी मैं 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि उतने मेरे पास इंडिविजुअल्स है ही नहीं एज पार्टनर्स। ऐसा अगर आपका केस है तो लॉ मेकर कहता है हम भी इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? बॉडी कॉर्पोरेट्स के कोई नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो और ये जो नॉमिनी है फिर ये नॉमिनी बनेगा एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस और नो गाइस? ओके, तो एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा होता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के पहले आपको उसका लेना होता है रिटन कंसेंट। उन्हीं की डिटेल्स आप रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करते हो और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास DPIN होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस और नो गाइस? बोलो ना, पक्का? और जैसे ही आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह किसी को अपॉइंट किया है, आपको 30 दिनों के अंदर उन्हीं के पर्टिकुलर सबमिट करने होते हैं टू द रजिस्ट्रार। ओके, पक्का? 100%। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्मॉल एलएलपी। ये बंदा कह रहा है एडमिट कार्ड आ गया। गुड मॉर्निंग। क्रॉस 0 नाम है उसका। मैम, इफ देर आर ओनली 2 पार्टनर्स देन बोथ विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यस नीता। ओके, नेक्स्ट। आपके एलएलपी को स्मॉल एलएलपी कब माना जाएगा? बोलो। याद नहीं कुछ भी आप लोगों को? अरे यार, आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी तब माना जाएगा जब आपके एलएलपी में कंट्रीब्यूशन जो है इट इज नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs एंड द टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs।
दोनों कंडीशंस अगर एक साथ पूरे होते हैं तभी माना जाएगा आपकी LLP इज अ स्मॉल LLP। लिख रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आपका एक चार्ट कंप्लीट हो चुका है LLP का। आ जाइए आपके सेकंड चार्ट पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP। इसका भी एक अच्छा समरी मेरे पास है। ये था, यस, सिंपल प्रोसेस है। LLP को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी LLP हो जाती है इनकॉर्पोरेट। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने के पहले आपको आपके प्रपोज्ड LLP का नाम करना होता है रिजर्व। ये नाम आप रिजर्व करते हो इन ई फॉर्म नंबर 1। ओके, एक्चुअली ई फॉर्म नंबर 1 कहना गलत हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट में अभी होता है यूज रन LLP। ओके, तो वो आपको मिलता है MCA के वेबसाइट पे। MCA सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, आप रन LLP के द्वारा आपके LLP का नाम करवा सकते हो रिजर्व। और ये नाम जो आप रिजर्व करवाते हो, दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। अब आप जब आपका नाम रिजर्व करते हो, मेक इट श्योर आपके LLP का नाम इज नॉट सिमिलर टू अनदर LLP का नाम। इनफैक्ट आपके LLP का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, और आपके LLP का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तभी आपका नाम जो है वो हो जाएगा ग्रांट, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी अनडिजायरेबल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अच्छा, मेरा सवाल आपसे क्या है, देखो वापस से आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपके LLP का नाम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर LLP का नाम, अनदर कंपनी का नाम, और इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर ट्रेडमार्क। मेरा सवाल यह है, क्या मेरे LLP का नाम कैन इट बी सिमिलर टू अनदर पार्टनरशिप फर्म का नाम? वर्चुअल किड्स आप लोग भी जवाब दो, कम ऑन, जवाब दो वर्चुअल किड्स। क्या आपका LLP का नाम किसी पार्टनरशिप फर्म से आइडेंटिकल हो सकता है? कैसे नहीं बोल रहे आप, बता। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, उसका क्या मतलब, आपका जवाब क्या है पहले, मतलब वो तो बता। आपके हिसाब से सेम नहीं हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है। आप आपका डिसीजन दो ना, उसका डिसीजन मत लो, हो सकता है वो गलत हो। मेजोरिटी पीपल इन द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन इज रॉन्ग। ओके, तो वर्चुअल किड्स, यस मैम, यस 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 नो, यस 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 नो, यस नो, यस नो, नो नो, यस यस नो, नो 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 नो। अभी भी बच्चों के जवाब आ ही रहे हैं। थैंक यू मिस्टर फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ द चार्ट्स, थैंक यू। यस 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 नो, आई थिंक 50-50 है आप लोगों के जवाब, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बट मैं कंक्लूड कर देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। हाँ, हो सकता, अभी तो आप नहीं बोल रहे थे। एंड यस, जब आपने खुद सोचा, यू आर राइट। LLP का नाम पार्टनरशिप फर्म से सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सेक्शन में कहीं पे भी रोका नहीं गया है। सेक्शन कहता है आपके LLP का नाम कोई दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं हो सकता है,
LLP से सिमिलर नहीं हो सकता है, ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं हो सकता है और अनडिजायरेबल नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म का यहां पे जिक्र नहीं किया है, तो LLP का नाम पार्टनरशिप फर्म से सिमिलर हो सकता है। छोटी सी बात है, बट इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल बना सकती है। ठीक है, वेरी गुड वर्चुअल किड्स, आप सब लोगों का जिनका जवाब सही था, कीप इट अप, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। अब देखो, एक बार आपने 3 महीनों के लिए नाम रिजर्व कर लिया, दूसरे साइड पे अब आप क्या करोगे, दूसरे साइड पे आप कुछ पर्टिकुलर्स सबमिट करोगे और ये पर्टिकुलर्स में कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं। जैसे कि कौन से सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, LLP का नाम, LLP का बिजनेस, प्रपोज्ड बिजनेस, LLP का एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, ये सारे पर्टिकुलर्स अलोंग विथ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या, कि ये एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स है LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमने किए हैं पूरे, ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा। आप मतलब कौन, 2 कैटेगरी के लोग डिक्लेरेशन देते हैं। पहले कैटेगरी में जो लॉ का एक्सपर्ट है, CA, CS, CMA एडवोकेट, अलोंग विथ इस LLP का एनी वन सब्सक्राइबर विल फाइल and sign this declaration along with the details। जैसे ही आपने ये डिटेल्स सबमिट किए, आपको रजिस्ट्रार कुछ दिनों के अंदर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार को देना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, आप लोगों को 30 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर 3 में आपका LLP अग्रीमेंट, LLP अग्रीमेंट में 2 चीजें होती है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट विद द LLP। तो पार्टनर्स के बीच के राइट्स और ड्यूटीज और पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज विद द LLP, उसी बारे में लिखा होता है सारे के सारे चीजें इन द LLP अग्रीमेंट, जो आपको सबमिट करना होता है फॉर्म नंबर 3 में, okay, within a period of 30 days from the incorporation of the LLP। yes or no guys? और जैसे ही LLP इनकॉर्पोरेट होती है, उसका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा रहेगा, नाउ LLP विल बी एलिजिबल टू बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम, इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम, इट कैन sue and be sued in its own name, if its wishes it can have a common seal, and in fact it can do all other stuff which a body corporate can do। yes or no guys? bolo na? yes, so that's the effect of incorporation, registration, true। अब every LLP should also have a registered office। रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों चाहिए LLP का, क्योंकि इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में आप सारा कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज के बारे में कम्युनिकेट करना है टू द पार्टनर, टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर, टू द LLP, आप क्या कर सकते हो, वो नोटिस, वो चिट्ठी या वो लेटर जो है भेज सकते हो LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस में, ईदर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना, वो बोल रही है LLP मतलब क्या, फुल फॉर्म बताइए। क्यों मजे ले रहे हो दीपिका हमारे दीदी? एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, एक बच्चे ने, मतलब लास्ट वीक की बात है, मैसेज किया कि मैथ्स के सर को मैसेज किया कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आया, आप समझा दो। तो सर ने बोला कि आप लेक्चर देखो तो आपको समझ जाएगा।
तो वो पूछता विच लेक्चर, तो सर ने बोला ऑफ कोर्स मैथ्स लेक्चर। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि सर हमने अगर आपको पूछा है तो आई हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, यू गिव मी द इन्फॉर्मेशन, वाई विल आई वॉच द लेक्चर। सर ने बोला लेक्चर देखना ही इन्फॉर्मेशन है बेटा। तो बोलता है नो सर, आई हैव दिस लीगल राइट, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू अंडर द कंज्यूमर फोरम फॉर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सर ने बोला जा बेटा, यू आर प्लीज टू गो। बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जैक्ट मीनिंग रौनक बताया ना, एग्जैक्ट मीनिंग ही था 4 इंक्लूडेड और 2 एक्सक्लूडेड। दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, हाँ। तो एक एक नमूने होते हैं, क्या बताओ। यही रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये इनकॉर्पोरेशन का 11 सेक्शन नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इफेक्ट का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, EFF कर दीजिए, वो भी हो गया, नाम भी हो गया, रेजर्वेशन ऑफ नेम भी हो गया, और चेंजेस इन नेम। ठीक है, ये बाकी है। चेंजेस इन नेम वाला सेक्शन नंबर 17 जो है वो बचा हुआ है। ये वही कहता है कि सपोज आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो गई, बट अब हमें पता चला कि आपका नाम अनडिजायरेबल है, या आपका नाम किसी दूसरी कंपनी, दूसरा LLP या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि आपको ये नोटिस के 3 महीनों के अंदर आपका LLP का नाम करना होगा चेंज। तो आपके LLP अग्रीमेंट में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको आपका LLP का नाम करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, अब LLP का नाम अगर आपने चेंज कर दिया, अच्छे लोग हो आप तो मतलब तो क्या बात है, बट अगर आपने LLP का नाम चेंज नहीं किया तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपका नामकरण करेगी और आपका नाम चेंज करवा देगी। बाद में अगर आपको नाम पसंद नहीं आया तो हमें मत बोलना, फिर आपको वापस से प्रोसीजर फॉलो करके अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है जब ऑर्डर आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, उन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको आपका नाम करवाना होगा चेंज। इसमें और एक ट्विस्ट है, अगर आपके LLP का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो ये जो प्रोप्राइटर है ना ट्रेडमार्क का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है आपके ऊपर ऑर्डर पास करने के लिए टू चेंज द नेम, बट ओनली इफ 3 years have not been passed after the incorporation of the LLP. LLP incorporate होके अगर 3 साल हो चुके हैं तो ऐसे केस में आप फिर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास एन ऑर्डर ऑन द LLP टू चेंज द LLP's नेम, क्योंकि अब LLP ने अपना खुद का गुडविल जो है इस नाम से कर दिया है एस्टैब्लिश्ड। ओके, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 17। तो बचते हैं बस ये डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स। एक बार आप रीड कर लो, फिर मैं आपको सवाल पूछती हूँ और आप जवाब देना। एंड दीज डिफ्रेंसिएशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार इंस्टीट्यूट ने डिफ्रेंसिएशन पूछा था LLP और LLC के ऊपर, और बच्चों को यही नहीं समझ में है LLC मतलब क्या। LLC मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब इन शॉर्ट इट वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन LLP एंड अ कंपनी, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उसके बाद से बोलती हूँ। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, पहले LLP और पार्टनरशिप का डिफरेंस देख लो, फिर चर्चा करेंगे, फिर वापस 2 मिनट देती हूँ, LLP और कंपनी आप रीड कर लेना, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। टेम्परेचर बढ़ा देता है।
माइक चेक. यस, सो आई थिंक यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट. फटाफट मैं आपको सवाल पूछ रही हूं, मेरे को इन सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है. पहली बात तो डिफरेंशिएशन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म. कहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है? एलएलपी. कहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है? हाँ. एलएलपी इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? एलएलपी एक्ट 2008 एंड पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. अच्छा, कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन सी नहीं है? कहां पे आर्टिफिशियल पर्सन और परपेचुअल सक्सेशन है, कहां पे नहीं है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है इन अ पार्टनरशिप फर्म? यस, बट आफ्टर पार्टनरशिप फर्म इज इनकॉर्पोरेटेड एंड ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स. बट एलएलपी में माइनर जो है ना इनकॉर्पोरेशन के वक्त और ना बाद में एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर. अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट कहां है? एलएलपी. और कितने कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2. और यही 2 लोग क्या मैनेजमेंट में और लीगल कंप्लायंसेस में इन्वॉल्व्ड है? बट जहां तक पार्टनरशिप फर्म की बात है, सारे पार्टनर्स क्या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? और कुछ कांड हुआ क्या सारे पार्टनर्स एक साथ चले जाएंगे? अच्छा, किसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? एलएलपी का. किसका ऑप्शनल है? अगर चाहो तो रजिस्टर करो, ना चाहो तो भी चलेगा. अरे बोलो ना, पार्टनरशिप फर्म का. म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहां पर है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है. ये मैं कैरेक्टरिस्टिक में रिवाइज करना भूल गई, यहां पे आया, अच्छा हुआ. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अंडर एन एलएलपी, है ना. एलएलपी में हर एक पार्टनर जो है वो सिर्फ एलएलपी के लिए ही काम कर रहा है, वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम नहीं कर रहा है. बट पार्टनरशिप फर्म में यू वर्क एज एन एजेंट, समटाइम्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड समटाइम्स फॉर द अदर पार्टनर्स ऑल्सो. In fact, mutual agency is the cardinal principle of partnership firm, but there is no mutual agency in case of an LLP. Yes or no, guys? LLP के नाम के आगे LLP लिखना जरूरी होता है और ऐसी कोई गाइडलाइंस पार्टनरशिप फर्म के केस में नहीं है. So these are some of the differences between LLP and a partnership firm. अभी आप लोग ये डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, LLP and LLC कंपनी, वो भी पढ़ के हो गया. वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? क्या आपका ये पढ़ के हो गया है? बारिश की वजह से हो रहा है क्या? नेट चेक. हो गया, ठीक है. सो आई थिंक आप लोगों का LLP एंड LLC का भी डिफरेंशिएशन पढ़ के हो गया, तो उसके भी मैं आपको सवाल पूछती हूँ. पहली बात तो LLP में पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में मेंबर्स होते हैं. LLP में कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2. और मैक्सिमम कितना? नो लिमिट. बट कंपनी में आपकी कंपनी के टाइप के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं. जैसे कि OPC में मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 1. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, नॉट 50, इट इज 200. और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट. फिर यहां पर होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम 2. यहां पर होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स 2 और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स 3. LLP के नाम के आगे LLP लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है. हाँ या ना? सो दैट वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ये कुछ एडवांटेजेस है LLP के. इट इज इजी टू फॉर्म एन LLP, इट इज इजी टू डिसॉल्व एन LLP. पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और दूसरे साइड पे उनका कैपिटल स्ट्रक्चर, लीगल म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज, इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने का स्ट्रक्चर काफी होता है फ्लेक्सिबल.
सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एन LLP. जो लोग रिपीटर्स है, I want to tell you all there is a certain content which has been deleted for the new curriculum for CA Foundation under the LLP Act. इसके पहले जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे उनको LLP एक्ट में इससे डबल था. जैसे अभी ये 3 चार्ट्स है, उनको 6 चार्ट्स थे. ठीक है, अभी आप लोगों का LLP का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है हाफ. इतना ही कंटेंट है जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि बाकी सारा कंटेंट उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इन CA इंटर. ओके, ऐसी बात है.